नमस्कार। आज हम ब्रिटिश कविता के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। आधुनिकतावाद मतलब मॉडर्निज्म। हमारे पास इग्नू के ब्रिटिश पोएट्री कोर्स के ब्लॉक 9 से जुड़ी कुछ दिलचस्प सामग्री है। कोशिश रहेगी कि इस जटिल मगर अहम दौर के खास नुक्तों को थोड़ा आसानी से समझा जाए। बिल्कुल। ये दौर खासकर अगर हम देखें पहले विश्व युद्ध के बाद का, कविता के लिए एक बड़ा मोड़ था। पुरानी विक्टोरियन सोच और लिखने के तरीके वो अब उस बिखरी हुई दुनिया को नहीं दर्शा पा रहे थे। वो दुनिया जो युद्ध, नई टेक्नोलॉजी, बढ़ते शहर और हाँ, टूटते सामाजिक धार्मिक विश्वासों ने बना दी थी। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका नहीं बदला, मतलब सोचने का नजरिया ही बदल गया था। हाँ, ये नजरिया। तो ये जो मोहभंग था, दुनिया से निराशा, ये कविता में कैसे झलकता था? क्या कुछ खास विषय थे जो बार बार आते थे, जैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। मोहभंग और अकेलापन, खासकर वो बड़े शहरों का अकेलापन, ये तो मतलब केंद्रीय भाव थे। कवियों ने रोमांटिक ख्यालों और विक्टोरियन नैतिकता को सीधे सीधे नकार दिया। उनकी कविताओं में अक्सर बिखरी हुई हकीकत, वजूद को लेकर सवाल और पुरानी मान्यताओं के टूटने का दर्द दिखता है। और युद्ध ने जो भावनात्मक चोट पहुंचाई थी वो साफ नजर आती है। और इसे कहने के तरीके भी एकदम नए थे। मैंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी तकनीक के बारे में पढ़ा है। ये क्या था असल में? हाँ, तकनीकें बहुत अनोखी थीं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जैसे किसी किरदार के मन में विचार आ रहे हैं, बिना किसी तरतीब के उलझे हुए से उन्हें सीधे वैसे ही लिखने की कोशिश। मकसद था कि आधुनिक जिंदगी की उथल-पुथल और वो अंदरूनी कश्मकश है ना, उसे दिखाया जा सके। इसके लिए सीधी सपाट कहानी के बजाय बिखरी हुई संरचना, बदलते नजरिए, इन सब का इस्तेमाल हुआ। अच्छा। और वो पुरानी कहानियों, मिथकों का जिक्र भी होता था, लेकिन शायद टूटे-फूटे अंदाज में। ये कैसे? सही कहा। उसे प्रतीकवाद या सिंबलिज्म कह सकते हैं, जहां पुरानी कहानियों या मिथकों के टुकड़े उनको लेकर नए, अक्सर बहुत व्यक्तिगत मतलब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये भी एक तरह से दुनिया के बिखराव को दिखाने का एक और तरीका था, जैसे टूटे आईने में अक्स देखना। दिलचस्प। और इन विचारों को सबसे दमदार तरीके से हम कवियों की रचनाओं में देखते हैं। टी.एस. एलियट का नाम तो शायद सबसे पहले जहन में आता है, खासकर द वेस्टलैंड के साथ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एलियट ने द वेस्टलैंड में इसी आध्यात्मिक खालीपन और तहजीब के बिखराव को कई आवाज़ों, अलग अलग भाषाओं और टूटी फूटी छवियों के जरिए दिखाया। उनकी वो लाइन, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, वो तो आज भी उस दौर की निराशा का प्रतीक है। फिर W.B. येट्स है, उनकी कविता द सेकेंड कमिंग, वो आने वाले प्रलय, आध्यात्मिक खोज और हाँ, आयरिश राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से जूझती है। और उन्होंने इतिहास और भाग्य के चक्र को दिखाने के लिए गायर्स जैसे अपने गढ़े हुए थोड़े रहस्यमय प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया। अच्छा, लेकिन एज़रा पाउंड और उनके इमेजिज्म आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं? उनकी वो छोटी सी कविता इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, वो तो कमाल है। बस 2 लाइनें। हाँ हाँ, पाउंड का बहुत बड़ा असर था। इमेजिज्म का सिद्धांत ही था वस्तु का सीधा चित्रण, मतलब कम से कम शब्दों में एक साफ और सीधी तस्वीर बना देना, बिना किसी फालतू लाग लपेट के। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो इसका बेहतरीन उदाहरण है। बस 2 पंक्तियों में भीड़ भरे मेट्रो स्टेशन का पूरा एहसास, वो भी कितनी खूबसूरती से। और पाउंड ने कई नए कवियों को दिशा भी दिखाई, ये भी सच है। तो कुल मिलाकर ये जो ब्लॉक 9 की सामग्री है, इससे क्या हासिल होता है? मतलब इसे समझना आज क्यों जरूरी है? क्या रेलेवेंस है इसका? देखिए, ये सिर्फ पुरानी कविताएं पढ़ना नहीं है, ये हमें सिखाता है कि जटिल साहित्यिक रचनाओं का विश्लेषण कैसे करें, कैसे उनके गहरे अर्थ तक पहुंचें। और ये समझना जरूरी है कि 20th सेंचुरी में कविता कैसे बदली, क्यों बदली। साथ ही ये उस दौर के सामाजिक बदलावों, पहचान के संकट और कला की नई सोच को समझने की खिड़की खोलता है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया का बिखराव कला के रूप में ढल गया, एक तरह से। तो संक्षेप में कहें तो आधुनिकतावादी ब्रिटिश कविता सिर्फ लिखने का एक नया स्टाइल नहीं थी, ये तो एक टूटती बनती दुनिया का आईना थी, बिखरी हुई, उलझी हुई, अक्सर नाउम्मीद, पर फिर भी कहीं ना कहीं अर्थ तलाशती हुई।
और भाषा और फॉर्म के साथ जो प्रयोग इन कवियों ने किए, उनकी गूंज तो आज तक सुनाई देती है। एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए कि जिस तरह इन कवियों ने बिखरी हुई दुनिया को दिखाने के लिए बिखरे हुए रूपों का इस्तेमाल किया, क्या आज के डिजिटल युग में कला और साहित्य का जो विखंडन हम देखते हैं, जैसे मीम्स या बहुत छोटी कहानियां, ट्विटर फिक्शन, क्या वो हमें अपनी जटिल दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है या फिर हमारी समझ को और भी फ्रैगमेंटेड, मतलब और टुकड़ों में बांट देता है? इस पर सोचना शायद इन कवियों को पढ़ने के अनुभव को और भी गहरा बनाता है।